बच्चों, आज हम बात करेंगे यूपीएनएचएम लैब टेक्नीशियन के बारे में, जिसका एग्ज़ाम हाल ही में 13 मार्च को 3 पालियों में संपन्न हुआ। ठीक, तो इसमें हम जानेंगे कि बच्चों को क्या परेशानियां हुई। ठीक, एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, पेपर लैंग्वेज कैसा था, कट ऑफ क्या रहने वाली है और रिज़ल्ट कब तक आएगा। ठीक, और नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। ठीक, इस पे हम लोग आज फुल डिटेल में बात करेंगे और ये भी हम बात करेंगे कि हमारा पढ़ाया हुआ जो हमने 10 दिन में पढ़ाया, ठीक, उसमें से कितना आया, कितना उससे रिलेटेड आया। ठीक, और तो चलिए इस पे आज पूरी तरह से बात करते हैं। ठीक, जो इसका पहला क्वेश्चन है, पेपर का लेवल कैसा था। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि पेपर जो कराया गया था वो एक संविदा की पोस्ट एसटीएस के लिए कराया गया था। ठीक, एक संविदा की लेवल के एग्ज़ाम के लिए जिस लेवल का पेपर आना चाहिए था, तो उससे ये पेपर काफ़ी ऊपर उठ के आया। ठीक, बच्चों की, टीचरों की एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर ये पेपर बना। ठीक, अब ये क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या साजिश है, ये तो भाई ये एनएचएम वाले ही जाने। ठीक, लेकिन मेरे हिसाब से तो इतना हाई जो पेपर सेट किया गया ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप जो एग्ज़ाम करा रहे हो वो एक 28,000 की 12 महीने की नौकरी के लिए है। ठीक, उसके बाद नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी उसका कोई पता नहीं है। ठीक, लेकिन जो आप एग्ज़ाम का पेपर दिए हो उससे तो यही लग रहा है कि आप एक अधिकारी लेवल का एग्ज़ाम करा रहे हो। ठीक, अधिकारी लेवल का एग्ज़ाम आप कराना चाह रहे हो, तो ये तो भाई अच्छी चीज़ नहीं थी कि आप एक संविदा की नौकरी के लिए, जो कि 12 महीने की नौकरी है, उसके लिए आप इतना हाई लेवल एग्ज़ाम सेट कर दोगे ताकि जो लड़का है, जो अभी आपने जनवरी में फॉर्म भराया, उसके बाद लड़के को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगा। पहली बात तो ठीक, लड़का 95% लड़का तो किताब ही नहीं खरीद पाया। 95% लड़के को तो पता ही नहीं था कि क्या आने वाला है। ठीक, तो ऐसे में आपका जो ये तरीका था, जो एग्ज़ाम पैटर्न सेट करने का, ये बिल्कुल ही वाहियात तरीका था और ऐसा नहीं करना चाहिए था लड़कों के साथ। ठीक, पिछले जो कई एग्ज़ाम होते आए एनएचएम के, वो मैंने देखे हैं सारे। ठीक, तो उन एग्ज़ामों का लेवल और इस 13 मार्च के तीनों शिफ्टों का लेवल देखते हुए ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखता है। बच्चों, आप किसी टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि टीचर का क्या है, टीचर वही पढ़ाता है, वही पढ़ाने की कोशिश करता है जो कि पिछले एग्ज़ामों में आया है, और उसी से संबंधित आगे वो पढ़ाता है ताकि वैसा ही एग्ज़ाम जब आगे आपके लिए तैयार हो तो आपको ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा दिक्कत उठाना ना पड़े। ठीक, तो ये तो था बच्चों पहला एग्ज़ाम, जो पहला क्वेश्चन था उसका कुछ बातें। अब हम बात करेंगे बच्चों को जो समस्या कहाँ पर आई। तो समस्या बच्चों, आप लैंग्वेज को, जो पेपर में जो लैंग्वेज आई थी उसको देखे होंगे, तो 99% लोग बच्चों की समस्या यहीं पर है, ना कि उन्होंने क्या पढ़ा उस पर। ठीक, क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी हद तक सिलेबस से रिलेटेड थे, लेकिन जो उसकी पेपर की लैंग्वेज थी वो इतनी कठिन थी कि 99% लोगों को एक बार क्वेश्चन पढ़ने पे समझ नहीं आ रहा था कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। ठीक, तो जो लैंग्वेज था बच्चों, इस पे बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा जो स्टूडेंट पेपर देने गए थे। मैंने एक नहीं, कम से कम 30-40 लोगों से पूछा कि बच्चा सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या थी, तो आंसर केवल एक मिला, सर लैंग्वेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वहाँ पर। ठीक, 99% लोगों को पढ़ने के बाद ये नहीं समझ में आ रहा था कि जो ऑप्शन 4 दिए हैं इनमें से क्या टिक करना है, क्या टिक नहीं करना है, क्योंकि 45% क्वेश्चन में तो ऐसा ही पूछ रहा था क्या नहीं होगा। ठीक, क्या नहीं होगा, अब उसमें भी लड़के ढूंढ रहे हैं कि क्या होगा, मालूम पड़ा क्या होगा में ही टिक मार के चले आए, है ना। तो बहुत बड़ी दिक्कत का सामना उठाना पड़ा लोगों को लैंग्वेज में। कुछ लड़के तो जिनका जो इंग्लिश से, मतलब इंग्लिश से पहले से इंग्लिश पढ़ते आए हैं, ठीक,
जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश से रिलेटेड था, तो वो क्या करते थे, वो राइट क्लिक करके जो ऊपर लैंग्वेज चेंज करके हिंदी से इंग्लिश करके चेक कर लेते थे, तो थोड़ा वो हेल्प कर देता था। लेकिन जो हिंदी मीडियम का लड़का है वो यहाँ पर बिल्कुल टूट गया। ठीक, ये बिल्कुल 100% सच्चाई है बच्चों। ठीक, ये कोई डिस्कस नहीं करेगा जो मैं आप बता रहा हूँ आपको। ठीक, तो इस पे आप इतना तो मान ही सकते हैं कि क्या है ये। लैंग्वेज की दिक्कत सभी को आई। लैंग्वेज की दिक्कत इतनी ज़्यादा थी कि आज लड़के से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बच्चों ये बता दीजिए आप कमेंट बॉक्स पे कि कौन सा क्वेश्चन आए, तो लड़के एक लड़का 5 से 6 क्वेश्चन के ऊपर नहीं बता सकता कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम पे आए। ठीक, तो चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा कि आप एक्सपेक्टेशन से ऊपर क्वेश्चन पेपर निकल जाता है। ठीक, फिर बात करते हैं बच्चों कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ अगर रियलिटी में देखें कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ तो बच्चों 55-60 ही रहनी चाहिए, 55 से 60, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि जैसा कि एग्ज़ाम का पेपर सेट किया गया है, इसके पीछे बैकग्राउंड में कुछ अच्छा सा तौर तरीका है। क्योंकि आजकल जितना भी सिस्टम चल रहा है वो सब मैनेजमेंट तरीके से सिस्टम को सामने लाया जाता है। ठीक, पेपर इतना हाई सेट कर दिया जाए कि लड़का 50-60 पे रुक जाए, और हम अपने लड़कों को 70 से 75 नंबर दे दें, ताकि किसी को दिक्कत भी ना जाए कि भाई 75 नंबर लाया है तो भाई 75 नंबर वाला हो गया, हमारे 60-65 हम नहीं हो पाए। लेकिन कोई ये नहीं सोचेगा कि बच्चा कि जब इतना हार्ड पेपर था, 60 नंबर तुम्हारे आने में मुश्किल थे, तो ये 75 कैसे ला के हो गया। तो इस दृष्टि से जो इसका कट ऑफ रहेगा, वैसे तो लड़कों के ज़्यादा से ज़्यादा 55 नंबर आएंगे, इससे ऊपर नहीं आ सकते किसी भी बेसिस पे। ठीक, 55 से 60। और लेकिन जो इसका कट ऑफ जाएगा वो कट ऑफ मैं आपको बता दूं। पहली बात तो बहुतों को पता नहीं लगेगा कि कैसे ये सेट हुआ कट ऑफ। ठीक, कट ऑफ 75 से ऊपर ही रहेगा। ठीक, ये आप लिख के ले लो, जब रिजल्ट आए तब देख लेना। ठीक, जो मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, बिल्कुल जानकारी के साथ बात कर रहा हूँ। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों एक दिन में 3 पेपर सेट हुए हैं। ठीक, 3 पेपर सेट हुए हैं और तीनों में सेम प्रॉब्लम, लैंग्वेज का जो मेन इशू था ये तीनों शिफ्टों में था। ठीक, एक नहीं दो नहीं, तीनों शिफ्टों में ये देखने को मिला है। और तो बच्चों नॉर्मलाइजेशन होने के जो चांस हैं वो क्या बताऊँ मैं, 1 से 2% है, 1% या 2%। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके नंबर बढ़ेंगे किसी शिफ्ट में, कोई भी शिफ्ट अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर 2 नंबर, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला नॉर्मलाइजेशन पे। तो आप ये तो भूल ही जाइए कि नॉर्मलाइजेशन से भी आपका कोई बेनिफिट होगा। ठीक, जो शिफ्ट ईजी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 नंबर का फ़ायदा हो जाएगा, नहीं 1-2 नंबर का नुकसान झेलना पड़ सकता है। जो हार्ड है उसको 1-2 नंबर का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अधिकतर ये देखा गया है कि जो ईजी शिफ्ट है उसको ज़्यादा नुकसान झेलना नहीं पड़ता। ठीक, जो हार्ड शिफ्ट है बेचारा क्वेश्चन भी नहीं कर पाता है, और जब उसको नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ाते हैं तो 1-2 नंबर बढ़ा दिए तो उसमें वो बेचारा कहीं का नहीं रहता। ठीक, इधर से भी मार खाता है, उधर से भी मार खाता है। जहाँ उसको 4 नंबर बनने चाहिए थे वहाँ उसको 2 ही नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि नॉर्मलाइजेशन से तो बिल्कुल उम्मीद ही रखना छोड़ दीजिए कि इसमें से आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है। 1 से 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए तो वही बहुत है। अब बात करते हैं कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। ठीक, तो जो शिफ्ट देखा गया है कि जो सेकंड शिफ्ट थी वो कहते हैं कि थोड़ा सा एवरेज बनाई गई थी, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन का बस। लेकिन जो थर्ड शिफ्ट थी वो फर्स्ट सेकंड से भी थोड़ा ऊपर थी। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं कि थर्ड शिफ्ट बेनिफिट 1-2 नंबर का भले हो जाए, बाकी कुछ नहीं होने वाला। ठीक, मैंने फिर देखिए कि मेरा 10 दिन का पढ़ाई हुआ कितना फंसा। अब इस पे बात कर लेते हैं कि बहुत से ऐसे लड़के हैं जो कि कमेंट बॉक्स पे आके सीधे कह रहे हैं सर आपका पढ़ाया कुछ नहीं आया। ठीक, तो बच्चों मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बेटा आपको 10 क्वेश्चन याद है कि एग्ज़ाम में क्या पूछा गया। ठीक, और मुझे पता है कि मेरा पढ़ाया कितना आया। ठीक, मेरा पढ़ाया कितना आपका आया और मैंने कितने दिन आपको पढ़ाया, 10 दिन। सबसे बड़ी चीज़ तो आप इसको भी ध्यान दीजिएगा कि मैंने कितने दिन आपको पढ़ाया, 10 दिन पढ़ाया। ठीक, मैं खुद थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया हूँ, थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, मैं खुद थर्ड शिफ्ट का पेपर हल किया हूँ। ठीक, तो ये तो आप मुझे मत ही बताइए कि मेरा कितना पढ़ा हुआ फंसा।
इसमें 7 से 8 क्वेश्चन मेरे एक्यूरेट वैसे ही आ गए जो मैंने इन 10 दिन के क्वेश्चन पेपर में कराया, ठीक। और 15 से 20 क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे, ठीक, जो ऑप्शन में आपको दिख रहे थे, जिनको देख के आप टिक मतलब अपने राइट आंसर का अनुमान लगा सकते थे, ठीक। तो देखते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं आगे आगे, ठीक। तो इसमें जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगे क्या करें, तो आगे क्या करें, जो अभी एग्ज़ाम हुआ इससे हताश बिल्कुल ना हो, ठीक। भविष्य में अच्छा ही होगा, ठीक। इससे हताश होकर, उदास होकर, मन को मार के बिल्कुल ही ना बैठ जाएं। पढ़ाई करें, आज नहीं तो कल सफलता आपको अवश्य मिलेगी, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं कि जो मैंने 10 दिन में पढ़ाया था। एक तो बच्चा, ये 10 दिन बहुत ही कम समय मिला हम लोगों को पढ़ने का, ठीक। नहीं तो मेरे पास कंटेंट और भी था, मैं और भी आपको पढ़ा सकता था, ठीक, और मैं और भी क्वेश्चन आपके सेट करा सकता था। लेकिन वही है कि एग्ज़ाम की जो टाइम ड्यूरेशन का जो हमें कम चांसेस मिला, उसकी वजह से हम ज़्यादा सिलेबस उतने लेवल पे जाके नहीं सेट कर पाए, ठीक। नहीं तो हमने काफ़ी हद तक इन 10 दिनों में प्रयास किया है, ठीक। सबसे बड़ी दिक्कत तो आ गई है बच्चों, लैंग्वेज वाली। ये सभी को मानना पड़ेगा, सभी को फेस करना पड़ेगा कि लैंग्वेज वाली दिक्कत तो वाकई में थी। मैं खुद एग्ज़ाम दे रहा था, मुझे खुद समझ में आ रहा था कि भाई यार, ये जो पेपर आप दे रहे हो इसमें आधे से अधिक क्वेश्चन तो आपको आ रहे हैं, ठीक। 55% क्वेश्चन तो आपको आते थे, लेकिन वो केवल लैंग्वेज की वजह से या तो गलत होगा या तो आपके सही कर दिए होंगे, ठीक। इतना मेरा मानना है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये जो 10 दिन में मैंने पढ़ाया था इसमें से क्या क्या फंसा, ठीक। इसमें से क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन आए वो भी देख लेते हैं। तो ये मैं जो बता रहा हूँ ये केवल थर्ड शिफ्ट को ही ध्यान दे के बता रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जो शिफ्ट था उसका कोई लड़का मुझे 10 क्वेश्चन क्या 5 क्वेश्चन तक नहीं बता पाया कि सर ये कि ये क्वेश्चन आए थे, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन था। तो बच्चों जो पहला क्वेश्चन था जो बिल्कुल हूबहू आया था वो था, राष्ट्रीय जो क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम है वो कब चला गया। तो ऑप्शन में 1962 दिया हुआ था। और ध्यान दिया हुआ आपने थर्ड शिफ्ट का, तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट आया था। एक क्वेश्चन इससे पहले भी एक था जिसमें ऑप्शन में 1962 के बारे में दे रखा था। उसमें आपको कैटेगराइज करना था कि ये मतलब इसमें कौन सा टीबी नियंत्रण कार्यक्रम पे संबंधित नहीं है, ठीक। तो अगर आपको ये पता है तो आप इस ऑप्शन को हटा सकते हैं और अपने लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी को कम कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर ये आपको ऑप्शन पता था 1962 जैसा कि मैंने पढ़ा है, तो आपको जो 4 ऑप्शन में तय करना था, अब आपके पास 3 ही ऑप्शन बचे थे, ठीक। उसके बाद भी एक उससे टीबी के बारे में ही कि मतलब इसके लक्षण के बारे में दे रखा था, तो उसके लक्षण के भी बारे में मैंने पढ़ाया है। तो लक्षण वाले को भी आप कैटेगराइज करके केवल 2 ऑप्शन बचते हैं, ठीक। फिर उनमें से भी आप आसानी से इस जो एक तो ये क्वेश्चन पहला और इसी से संबंधित जो दूसरा क्वेश्चन, ठीक, तो उसका भी ऑप्शन आप बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक। जैसा कि मैंने एग्ज़ाम दिया, मुझे कोई बताए ना कि ऐसा नहीं था, ठीक। मैं खुद एग्ज़ाम दिया हूँ, मुझे खुद पता है कि ऐसा क्वेश्चन सामने देखने को मिला, ठीक। जो दूसरा क्वेश्चन था वो था फाइलेरिया से संबंधित, ठीक। आपको ऑप्शन में बड़े ही स्पष्ट शब्दों में क्यूलेक्स मच्छर दिख रहा था, ठीक। तो ये था दूसरा जो ऑप्शन क्वेश्चन जो दूसरा है, ये दूसरा तीसरा नंबर हो गया, ठीक। ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल सामने फेस टू फेस थे। उसके बाद बात करेंगे एक जो और क्वेश्चन था चौथा में, ये मतलब बता रहा हूँ कि चौथा क्वेश्चन एक और था मेरा। तो अगला क्वेश्चन आप लोग ये देखिए, इसमें मैंने बताया था कि पीएचसी में 20 से 30 हज़ार की आबादी के लिए पीएचसी का निर्माण होता है, ठीक। 20 से 30 हज़ार की आबादी के लिए। फिर मैंने आगे इसी वीडियो के आगे थोड़ा सा, ये जो मैराथन वाली वीडियो थी, इसी में मैंने आगे बताया कि जो सीएचसी होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वो 4 पीएचसी के ऊपर बनाया जाता था, ठीक। तो आप ये मान के चलिए जब 30 हज़ार इधर है तो 4 पीएचसी पे एक सीएचसी बनता है, तो सीएचसी कितने के लिए बनेगा ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे, ठीक। तो 4 3 12, तो 1,20,000 की आबादी के लिए सीएचसी का निर्माण किया जाता है, ये आप नहीं निकाल सकते थे, ठीक। तो इतना तो आप बिल्कुल ही कर सकते थे, ठीक। आगे मैंने बिल्कुल स्पष्ट बताया है। लेकिन दिक्कत कहाँ आई, इसमें मैं कहता रहा कि बच्चों एक पेन ले लो और एक कॉपी ले लो, ठीक।
बैठ के जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे उनको लिखो। लेकिन लड़का क्या है, लड़का बेड में लेट जाता है, पैर पे पैर चढ़ा लेता है, उसके बाद वीडियो देखना शुरू कर देता है। अब वो सोचता है कि मैं ये वीडियो जो देख रहा हूँ ये मेरे दिमाग में बिल्कुल घुस गया है, लेकिन उसका 2% भी बच्चों को याद नहीं रहता। ठीक, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो बेटा ऑनलाइन जब पढ़ाई कर रहे हो तो वीडियो देखो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एक कॉपी और पेन लेके उसको नोट करो, तभी कुछ फ़ायदा मिलेगा। और खुद से स्टडी पे ज़्यादा जो आप बल दो। ठीक, जो खुद की स्टडी है, सेल्फ स्टडी जिसे कहेंगे, उस पर आप ज़्यादा फोकस करो। क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम केवल आपको गाइडेंस दे सकता है। ठीक, कुछ क्वेश्चन है जिसके करीब वो पहुंचा सकता है, लेकिन जब तक आप उस पर खुद से आप पढ़ाई नहीं करोगे, खुद से आप उसके पॉइंट्स नोट नहीं करोगे, तब तक आपको सफलता मिल जाए ये बिल्कुल ही तय नहीं है। ठीक, तो फिर आगे देखते हैं। इसमें आप लोग देखो कि जो मैं बता रहा था CSC, ये 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाता है। ठीक, तो जब बेटा मैंने बताया कि PSC 30,000 लोगों के लिए बनता है, तो CSC क्या आप 1,20,000 के लिए नहीं बता सकते थे? क्योंकि ये चार PSC के ऊपर बनता है एक CSC, है ना। तो आपको बेटा इतना कॉमन सेंस तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन का लैंग्वेज था उसकी वजह से आपको इतना तो फोकस करना ही पड़ता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपका हूबहू आया है। ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन कालाजार रोग का कारक, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आ गया ये। इसमें ऑप्शन पे लिस्मानिया दिखा, लोगों ने टिक किया। ठीक, कुछ लड़कों ने बताया भी कि सर ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही आ गया था। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो आपको 10 दिन पढ़ाई बिल्कुल से ऊपर निकल गया। तो उन 10 दिन में मैंने आपके कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ईजिली बनवा दिए हैं। ठीक, 15 से 20 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से करा दिए हैं। और अगर आपने बिल्कुल कुछ भी कॉमन सेंस लगाया तो आप आराम से इनसे रिलेटेड करके क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें से इसके ऑप्शन को आपको हटा देना था, बाकी जो ऑप्शन निकलता है उसमें आपको राइट टिक करके उसको ऑप्शन को फिक्स कर देना था। ठीक, जिससे आपके टोटल 40 से 45 नंबर यहाँ से आराम से बन जाते थे। और जो इसका सेक्शन B था उस पर से आपको 12 से 15 नंबर वहाँ से भी आप उठा सकते थे। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं कि लगभग 55 नंबर का, ठीक, 55 नंबर का आप इन जो 10 दिनों में क्लास कराई है उसमें से निकाल सकते थे। ठीक, तो आगे बच्चों देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। और एक ये देखिए, ये मैराथन जो कराई थी मैं, उसका तीसरा ही क्वेश्चन है ये, 20 से 30 सेकंड हैंड वॉश से संबंधित। ऑप्शन में था कि नहीं था, इससे आप इसको हटा सकते थे कि नहीं हटा सकते थे, और आराम से जो उसका ऑप्शन सही होता उस पर टिक कर देते हैं। ठीक, तो अगर आप ये सोचिए कि एग्ज़ाम में जो मैंने पढ़ाया हूबहू वैसे ही क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट मिल जाए, तो बच्चों कोई टीचर ऐसा नहीं है जिसके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे ही बिल्कुल अटक जाए। ठीक, तो इतना तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये चीज़ उससे संबंधित है, ये चीज़ उससे संबंधित है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि आज का जो एग्ज़ाम का लेवल है वो बहुत ही ऊपर जा चुका है। ठीक, तो अब आपको उतना ऊपर उठकर भी पढ़ना पड़ेगा, एग्ज़ाम के पॉइंट्स टू पॉइंट्स को नोट करना पड़ेगा, लेट के वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आया। तो जो देखेंगे अगला क्वेश्चन वो ये पूछा हुआ था पेपर में कि इनमें से कौन सा रोग जो है वो कि विषाणु जनित नहीं है। ठीक, तो विषाणु जनित जो रोग नहीं है उसके बारे में पूछ रखा था। तो मैंने जो आपको पढ़ाया विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, तो इन रोगों को अगर आप ध्यान में रखते, ये जो रोग थे इन रोगों को अगर आप दिमाग में रखते, ध्यान में रखते, तो इनसे, और जो डिफरेंट ऑप्शन दे रखा था मलेरिया जो डिफरेंट ऑप्शन दे रखा था, क्या आप इस पर राइट टिक नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। मलेरिया को मैंने कितनी बार भी समझाया कि यह एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक, ना कि वायरस जनित, तो ये आप नहीं निकाल सकते थे। तो बच्चों ऐसे ही और भी कई क्वेश्चन हैं। ठीक, एक तो 3 क्वेश्चन मेरे ऐसे फंसे जो कि जो रोगों के लक्षण से 3 क्वेश्चन हूबहू वैसे ही फंस गए। ठीक,
और दूसरे बात करते हैं। एक मैंने आपको ये पढ़ाया था, रोकथाम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। उसमें आपको ऑप्शन में दिखा होगा 3 चरण 4 चरण कहीं लिखा हुआ था, तो इससे आप उसका बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा था बच्चों, जिसमें उसने पूछा था कौन सा रोग वेक्टर जनित नहीं है। तो उसमें 3 रोग दे रखे थे वेक्टर जनित, जो कि मैंने पढ़ा है। एक रोग उसमें दे रखा था डेंगू। तो आप ये बता नहीं सकते कि ये वेक्टर जनित नहीं है, ठीक। डेंगू वेक्टर जनित रोग है क्या, तो आप सिंपली बता सकते थे, ठीक। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन में वमन के लक्षण के बारे में पूछ रखा था, ठीक, जिसमें सिर दर्द का होना भी एक ऑप्शन में दे रखा था, ठीक। अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, ये देखिए, प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में बताया था कि नहीं। साफ साफ बताया कि मलेरिया जो है एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, ना कि वायरस जनित, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हाथी पाँव फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, ये उसमें एक ऑप्शन था, जिसको सिलेक्ट करके आप सीधे सीधे राइट आंसर बता सकते थे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। येलो फीवर के बारे में पूछ रखा था। येलो फीवर यहाँ पर मैंने जो दे रखा है, येलो फीवर के बारे में मैंने 2-3 जगह बताया, जहाँ पर ये अभी थोड़ा सा कुछ दे रखा है। एक जगह मैंने इसके पूरे लक्षण तक बताया, ठीक। तो आप यहाँ वहाँ से भी अगर नोट डाउन करके, यहाँ से नोट डाउन करके अगर आपने पूरा एक्यूरेट बनाया होता, पूरा जो आप विषय सिलेबस का पूरा नोट्स तैयार किए होते हैं, तो आपको आज पछताना नहीं पड़ता बैठ के, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा था। एक क्वेश्चन में ऊपर दे रखा था शॉर्ट फॉर्म RNTCP, ठीक। RNTCP दिया था, उसमें से बहुतों को तो इसका फुल फॉर्म तक नहीं पता था और उसको कुछ समझ ही नहीं पाया कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, ठीक। एक जगह ऑप्शन में ये 1/1000 मतलब 1000 में 1, ठीक, ये ऑप्शन में दे रखा था। बहुतों को तो पता ही नहीं लगा कि क्या पूछना चाह रहा है, क्या नहीं पूछना चाह रहा है, ठीक। तो ये जो दिक्कत आई है, वो दिक्कत है केवल लैंग्वेज की। एग्ज़ाम पेपर का जो लैंग्वेज था, इतना डिफ़िकल्ट सेट कर दिया था कि लड़के एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पा रहे थे कि इसका आंसर क्या देना है, क्या नहीं देना है। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने इन सब टॉपिक में बात कर लिया, अब हम बात करते हैं कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा। जैसा कि आपने जनवरी में फॉर्म भरा, ठीक, फरवरी में आपने डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन किया, मार्च में आपका एग्ज़ाम हो गया। तो बहुतायत उम्मीद यही है कि जो आपका रिज़ल्ट आएगा अप्रैल या मई के फर्स्ट वीक तक में रिज़ल्ट आपको आपके ईमेल पे पहुंचा दिया जाएगा, ठीक। बहुतों को तो पता भी नहीं लगेगा कि रिज़ल्ट कब आया कब चला गया। तो बच्चों, आज का जो इस वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव था, वो था कि आप हताश मत होइए, उदास मत होइए। ज़िंदगी एक लक्ष्य की तरह आगे की ओर अग्रसर होते रहिए और पढ़ना बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि जो आपको सफलता मिलेगी वो आप जो पढ़ेंगे उसी से मिलेगी, ना कि आप बैठ जाएं कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पढ़ते रहिए। आगे और भी अन्य कई ऐसे एग्ज़ाम हैं, जैसे कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी बाकी है। ग्रुप डी में तो कंपटीशन लेवल इतना डाउन है कि 100 सीटों पे एक की फ़ाइट हो रही है, ठीक। आपने थोड़ी सी भी अगर पढ़ाई कर ली तो आप यहाँ पर सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं। अभी जो STS का एग्ज़ाम हुआ, इसमें आपको बता दें कि एक सीट के लिए 300 लड़का फाइट कर रहा था, ठीक। और ग्रुप डी का जो लेवल है उसमें 100 सीट मतलब 100 लड़के एक सीट के लिए फ़ाइट करेंगे, तो लेवल वहाँ काफ़ी डाउन है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है, उसकी तैयारी आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से करिए। लेखपाल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, लेखपाल की तैयारी करिए। पुलिस का तैयारी करिए आप लोग। यूपी पुलिस में भी काफ़ी अच्छी सीटें आएंगी, इसमें भी है जो आपका पास होने के चांस बहुत ही हाई रहता है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरह के घुमाऊ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, न कि इतना जो डिफ़िकल्ट लेवल का जो लैंग्वेज सेट किया जाता है ऐसा नहीं आता। तो आप यूपी पुलिस ग्रुप डी बहुत ही बेस्ट है आपके लिए। जो चांस है अभी फ़िलहाल ग्रुप डी का, इतना बेस्ट चांस, 1 लाख सीट से भी ज़्यादा सीटें, बताओ आपका इतना बेस्ट चांस ज़िंदगी में दोबारा मिलेगा भी नहीं। तो ग्रुप डी की तैयारी करिए। बहुत ही जल्द अभी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी आ रखा है, तो बहुत ही जल्द इसका एग्ज़ाम शुरू करा दिया जाएगा, ठीक। तो अभी आपके पास 1-2 महीने का जो टाइम है उसमें ग्रुप डी की तैयारी इतनी बेहतरीन तरीके से कर लीजिए। लेखपाल का भी एग्ज़ाम होने वाला है, लेखपाल की भी तैयारी अच्छे से कर लीजिए, ठीक बच्चों।
तो ज़िंदगी में बच्चों एक उद्देश्य ये रखिएगा कि कभी हताश मत होइए, उदास मत होइए। ज़िंदगी एक संघर्ष है, संघर्ष के साथ मेहनत करते रहिए और इसको दिन प्रतिदिन सुधारने के लिए तत्पर रहिए। ठीक। तो बच्चों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बच्चों, चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि भविष्य में कोई भी इससे संबंधित अपडेट आता है तो मैं आपको वो अपडेट कराता रहूँगा। ठीक। और ठीक बच्चों, मिलते हैं फिर अन्य अपडेट पे। धन्यवाद।